बच्चे को लगता है कि अगर वहाँ पे उनके कोई रिलेटिव्स रहते हैं तो वो उनको स्पॉन्सर करेंगे एंड वो उधर जाके पढ़ना शुरू कर देंगे। Assalamualaikum, this is Amaima Iftikhar from Upmark and today we are going to discuss about sponsorship from USA. मैंने ये जो लफ्ज़ है ना स्पॉन्सर कर देंगे यूएसए से, मैंने बहुत दफ़ा सुना है थ्रू आउट माई करियर, थ्रू आउट माई काउंसलिंग करियर, थ्रू आउट माई काउंसलिंग एक्सपीरियंसेस। मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे को लगता है कि अगर वहाँ पे उनके कोई रिलेटिव्स रहते हैं तो वो उनको स्पॉन्सर करेंगे एंड वो उधर जाके पढ़ना शुरू कर देंगे। सीरियसली, मतलब जिन लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है उन लोगों को ये बात सुन के थोड़ी सी वियर्ड लग रही होगी, बट लिटरली एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा मुझे सुनने को मिलता है कि मेरे अंकल हैं, वो मुझे स्पॉन्सर करेंगे। मैं कहती हूँ ठीक है बेटा, वो स्पॉन्सर कैसे कर सकते हैं? वो आपको या आपको अगर स्पॉन्सरशिप लाइक आपके जो डॉक्यूमेंटेड सब चीज़ें होनी चाहिए, वो आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर करेंगे। अंकल कौन से हैं जी? पापा के कज़न, वो आपको क्यों स्पॉन्सर करेंगे? और दूसरे नंबर पे दूसरी बात है कि भाई हमने पढ़ना उधर है बट स्पॉन्सर मेरे अंकल करेंगे। तो इन चीज़ की इन जो सेंटेंसेस हैं इनकी थोड़ी क्लैरिटी लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि एक्चुअल स्पॉन्सरशिप कहते किसको हैं और आपको यूएसए में कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि यूएसए इज़ वन ऑफ द टॉप डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट्स। नो मैटर व्हाट, सबकी समहाउ फर्स्ट प्रायोरिटी होती है या अल्टीमेटली प्रायोरिटी होती है यूएसए जाना। इवन कनाडा का भी कुछ ऐसे ही हाल है, बट यूएसए एक ऑब्जेशन है। मैंने देखा है कोई भी है, जिस मर्जी क्लास का बच्चा है ना, उसके लिए एक ऑब्जेक्शन है, ठीक है। सबके लिए नहीं, लेकिन मोस्टली में अब 90s में परसेंटेज आती है। अच्छा, अब जी यूएसए तो ऑब्वियसली एक डिज़ायर डेस्टिनेशन है ही है। अब क्या होता है कि इस डिज़ायर की वजह से वो बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आपकी इस चीज़ की ऑब्जेक्शन है, आपको कोई भी कुछ भी कहेगा आप कहेंगे ठीक है। आपको आपके अंकल हैं, पापा के दोस्त हैं, पापा के कज़न हैं या व्हाटएवर कोई भी इस तरह का दूर का रिश्ता आपका यूएसए रहता है और वो आपको कहता है आप यूएसए आ जाओ, और आपको लगता है बस उन्होंने कह दिया है अब हम जा सकते हैं, ठीक है। आप अपनी असेसमेंट को जो है बाईपास करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई ये कह दे कि आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप कहते हैं नहीं मैं मेरे अंकल ने कहा है मैंने तो उधर ही जाना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत सुनने को मिलती हैं। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ऑल्दो ये डिज़ायर डेस्टिनेशन है, आई अंडरस्टैंड हर किसी को यूएसए जाना है, आई अंडरस्टैंड दैट टू। बट उधर जाने के लिए जाहिर सी बात है, अगर आप वहाँ पे अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे अपना अपना आपने जाकर अपना लॉन्ग टर्म आप सोच रहे हैं कि मैंने यूएसए ही जाना है, और स्पेसिफिकली अगर आप अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो पहली चीज़ है वो आपकी असेसमेंट है। आप अगर वहाँ पे आप जिससे भी कंसल्टेशन लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, वो आपको कहते हैं कि यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन फ्रॉम वन ऑफ यूएसए's यूनिवर्सिटीज, दिस इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। आपको वहाँ से एडमिशन लेना, वहाँ से I-20 लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। स्पॉन्सरशिप I-20 में जाके आपको दूसरे पार्ट में एक्सप्लेन करती हूँ, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं है वहाँ से आपको I-20 लेना, स्पॉन्सरशिप लेना, यूनिवर्सिटी से लेटर लेना, एडमिशन लेना। होता क्या है कि हम जहाँ से एक्चुअल में मिसगाइड होते हैं। अब दीज आर टू थिंग्स, आपको एडमिशन, इवन वहाँ की एंट्री रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा लीनियंट है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आप जैसे कनाडा में आपके कंपैरेटिव और इतने मेरिट पे एडमिशन होते हैं, यहाँ पे आपके इजीली हो जाते हैं। सेम यूके में भी आपके हो जाते हैं मोस्टली, बट मैं कहती हूँ आपके यूके से भी ज़्यादा लीनियंट जो है वो यहाँ पे एडमिशन्स हो जाते हैं। यहाँ पे आपके जो है आपको यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस मिल जाती है एंड इन टर्म्स ऑफ एंट्री रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब आपको ऑफर भी मिल गया, आपका लाइक I-20 भी आ गया, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपका वीज़ा भी इशू हो जाएगा, सही है। आप जब भी अगर यूएसए का प्लान करें तो जाके अपने जिस भी कंसल्टेंट से आप अपना
केस प्रोसेस करा रहे हैं उसको ये मत कहें कि मेरा एडमिशन हो सकता है कि नहीं। एडमिशन तो फॉर श्योर आपका हो ही जाना है, I-20 भी आ जाना है। मैटर ये करता है कि क्या आपका वीज़ा इशू होगा कि नहीं होगा। ऑल्दो ये बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है, अभी तक आप इस चीज़ को असेस नहीं कर पा रहे कि भाई आपका जो है वो किन बेसिस पे ये आपको असेस करते हैं या क्या ये एक्चुअल कैंडिडेट में देखते हैं। मैंने बड़ी अच्छी प्रोफाइल्स के भी रिफ्यूज़ होते हुए देखे हैं, मैंने बहुत बुरी प्रोफाइल्स के भी इशू होते हुए देखे हैं। सो इट डिपेंड्स, लेकिन बहुत सी ऐसे बेंचमार्क हैं जिनको हम फॉलो करें तो हमारे रिस्क मिनिमम हो जाते हैं। अब एडमिशन तक की बात होगी, अब आ जाते हैं असल पॉइंट पे कि स्पॉन्सर आपको स्पॉन्सर कौन कर सकता है और स्पॉन्सरशिप एक्चुअली कैसे किसको है। ठीक है, किसी भी कंट्री में आपने अगर लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करना है तो वहाँ से आपको एक स्पॉन्सरशिप चाहिए होता है, वीज़ा स्पॉन्सरशिप। ठीक है, अब जब भी आप स्टूडेंट एक प्रोसेस की जर्नी में होते हैं ना, स्टूडेंट जब आप स्टडी अब्रॉड जर्नी में एक होते हैं, ठीक है, आपको स्पॉन्सरशिप के जो है वर्ड्स तो सुनाई देंगे, बट ये दो एंगल से, दो डायमेंशन से लिए जाते हैं। पहला क्या डायमेंशन है कि भाई आपका जो है जो लाइक आपके जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं वो स्पॉन्सर, ठीक है, वो तो आपके पेरेंट्स ही होंगे डेफिनेटली। ठीक है, और रिकमेंडेड भी ये पेरेंट्स हो, ऑल्दो आपको कोई भी वहाँ पे कर सकता है स्पॉन्सर, बट आपके पेरेंट्स हों सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आपके जो भी फादर हैं या मदर हैं जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने आपकी फ़ी डिपॉजिट कराई, की वीज़ा एक्सपेंसेस के सारे जो वो एक्सपेंसेस है वो बेयर किए, सर्विस फ़ी पे की, लाइक एवरीथिंग जो भी आपके इस पूरे प्रोसेस में एक्सपेंसेस आते थे वो सारे बेयर किए। अब वो आपके स्पॉन्सर हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्पॉन्सर है, मीन्स कि उन्होंने आपको फंड किया है फॉर योर हायर स्टडीज। ये एक स्पॉन्सरशिप ये है, मतलब ये स्पॉन्सरशिप नहीं, ये स्पॉन्सर है, ये आपके फाइनेंशियल स्पॉन्सर हैं, जो कि आपके फादर, आपके मदर, या जो आपको फाइनेंशियली आपके सारे एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है वो। अब एक तरफ आ जाते हैं जो आपने, जैसे मैंने आपको कहा, जब भी आप लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री में अदर देन विजिट वीज़ा, तो आपको वहाँ से स्पॉन्सरशिप चाहिए होता है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए होता है जिसका आप रेफरेंस देके उस कैटेगरी का वीज़ा आप एप्लीकेशन लॉन्च करके और उसका रेफरेंस दे सके कि भाई ये मेरा पर्पस है आपकी कंट्री में आने का। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा मैं और इलाबरेट कर देती हूँ। व्हेन इट कम्स टू स्टडी वीज़ा, ऑब्वियसली आपको कौन स्पॉन्सर कर सकता है? आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर कर सकती है और कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि आपके अंकल उधर बैठे हुए हैं यूएसए, ठीक है, और अंकल आपको जो है ना वो स्पॉन्सर करेंगे और आप उधर जाके पढ़ना शुरू कर देंगे। मैं वो आपको कोई और वीज़ा कैटेगरी स्पॉन्सर कर सकते हैं, इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि वो आपको स्टडी वीज़ा कभी भी नहीं कर सकते। स्टडी परमानेंट स्टडी वीज़ा आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर कर सकती है। और वो कैसे स्पॉन्सर करेगी? जब आप वहाँ पे एडमिशन लेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे, देन वो आपको अनकंडीशनल कंडीशनल जो सा भी लेटर है वो देंगे। उसके बाद आप उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स मीट करेंगे, लाइक फ़ी डिपॉजिट कराना और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना, वो आपको देन स्पॉन्सरशिप लेटर देंगे। हर कंट्री में स्पॉन्सरशिप लेटर का जो नेम है वो डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया में COE है, ठीक है, आपका COE आता है, दैट इज योर स्पॉन्सरशिप लेटर। यूके में आपका कैस है, दैट इज योर स्पॉन्सरशिप लेटर टू अप्लाई वीज़ा एप्लीकेशन फॉर यूके। US में आपका I-20 है, ठीक है, और FOL जो है वो आपका कनाडा में। ऐसे हर कंट्री का डिफरेंट है। ये जो इसको कहते हैं स्पॉन्सरशिप लेटर। ये जो हमारा कैश आता है ना, ये हमारा स्पॉन्सरशिप लेटर होता है, जो उसके ऊपर कैश नंबर लिखा होता है ना, बेसिकली वो आपका रेफरेंस होता है जिसकी बेसिस पे आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। इसी तरह जब आपका I-20 आता है तो उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है, रेफरेंस नंबर, वो आपने अपने DS-160 फॉर्म में जो फिल करना है। इसी तरह हर स्पॉन्सरशिप लेटर पे आपका रेफरेंस नंबर होता है। रेफरेंस नंबर के भी जो है वो लाइक नेम डिफरेंट है कंट्रीज में, सो वो आप उसको ऐड ऑन करते हैं। इस तरह से जाकर अब समझ आई आपको, आई होप कि आपको अब समझ आई होगी कि एक तो आपका स्पॉन्सरशिप लेटर है जो आपको स्टडी वीज़ा, स्टडी परमानेंट या जिस भी कंट्री में जिस तरह से भी इसको बोला जाता है उसके लिए आपको चाहिए होता है, और वो आपको तब मतलब आपको तब मिलता है जब आप उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद ही ये बात याद रखिएगा, वीज़ा एप्लीकेशन आप तब भी लॉन्च कर सकते हैं जब आपको यूनिवर्सिटी से
जो है वो मिले, स्पॉन्सरशिप लेटर मिले। और एक आपका स्पॉन्सर होता है, फाइनेंशियल स्पॉन्सर, जो कि आपके सारे एक्सपेंसेस बेयर करता है, जो भी आपके थ्रू आउट इस पूरी जर्नी में आते हैं, आइदर फी व्हाटसएवर, जो आपके फंड्स होल्ड करने होते हैं, जोन जिस स्टेप में भी जोन से आते हैं, वो आपके जो फाइनेंशियल स्पॉन्सर है वो बेयर करते हैं। सो देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सरशिप लेटर। ठीक है, स्पॉन्सरशिप लेटर की जो बॉडी होती है, जो जिनके पास अथॉरिटी होती है, वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने ऑलमोस्ट इसमें काफ़ी डिटेल से थोड़ा बैकग्राउंड देके भी और काफ़ी डिटेल से जो है वो डिस्कस कर लिया। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मैंने यूएसए का इसलिए एक्सप्लेन किया है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने कभी जो यूके के एस्पिरेंट है उनसे ये बात नहीं पूछी, जो ऑस्ट्रेलिया के एस्पिरेंट है उनसे ये बात नहीं पूछी, इवन जो कनाडा के एस्पिरेंट्स हैं उनसे भी ये मैंने बात नहीं सुनी। ये मैंने हमेशा सुनी है यूएसए एस्पिरेंट से। जो यूएसए जाके पढ़ना चाहते हैं उनको लगता है, हाँ, जिनके पास एक्सपोजर होता है, जो शार्प स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पता होता है कि भाई इट इज़ नॉट लाइक दैट। बट जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका जो कि रिलाई ही आपके उस पर कर रहे होते हैं, अपने कंसल्टेंट पे, अपने काउंसलर पे, उनको ये थोड़ी सी मिसगाइडेंस होती है। और आपको पता है इसी वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिसगाइड होते हैं। और एक और बात, हमेशा, ये मैं आपको बात बड़ी अच्छी बता रही हूँ, हमेशा 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 यूएसए में एडमिशन लेना बहुत आसान है। I-20 स्पॉन्सरशिप लेटर लेना बहुत आसान है। इवन आपके अपफ्रंट फी भी पे नहीं होती, कोई कुछ भी नहीं, आपका कोई खर्चा नहीं आना, आपका I-20 आ जाता है। और बच्चे क्या कहते हैं, किस्मत आजमानी है। मतलब मैं समझती हूँ कि आपका वीज़ा इशुएंस में, वीज़ा इशू ना होने में किस्मत का कोई हाथ नहीं होता। हर किसी की अपनी अपनी राय है। आप रिक्वायरमेंट मीट करेंगे तो फिर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर रिक्वायरमेंट मीट नहीं करेंगे तो बुरी है। और अगर मेरी बात सुने, आप रिक्वायरमेंट, उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई हम इस तरह ये हमारे बेंचमार्क है, एडमिशन में, वीज़ा में, आप उस पर पूरा नहीं उतरते, फिर भी आप अप्लाई करके बाद में कहें मेरी किस्मत में नहीं लिखा था, तो आपका सब ठीक जा रहा था, आप इंटरव्यू में अपेयर नहीं होते, आपका रिफ्यूज़ हो जाता, आप कहते हैं मेरी किस्मत में नहीं लिखा था, तो खैर मैं इस चीज़ पे जो है वो बिलीव नहीं करती। आपका अपनी जो है ना सारी चीज़ें होती हैं, कुछ बेंचमार्क उन्होंने दिए हुए हैं तो भाई इन बेसिस पे हमने, मतलब वो थोड़े से बेसिक हैं, ऑल्दो लिटरली दिस इज़ मिस्ट्री कि यूएसए एम्बेसी किस बेसिस पे आपको असेस करती है। लिटरली फॉर मी इट्स मिस्ट्री स्टिल। लेकिन स्टिल जब आपके पास बच्चा आता है तो आप एटलीस्ट 70-80% असेस कर लेते हो। 20% का मार्जिन यूएसए में रहता ही है। आप हमेशा जिस भी कंसल्टेंट के पास कंसल्ट करने जा रहे हैं यूएसए के लिए, तो उससे कहें कि मुझे ये असेस करके बताएं, क्योंकि मैंने ट्रैवल करना है, मैंने ऑनलाइन तो नहीं पढ़ना, मैंने ऑन कैंपस जाके एक्सपोजर लेना है, तो मुझे ये बताएं कि क्या मुझे वीज़ा इशू हो सकता है कि नहीं हो सकता। फॉरगेट अबाउट एडमिशन, मुझे वीज़े का बताएं। वो उस हिसाब से आप अपनी असेसमेंट करवाया करें पड़ी वैसे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अंटिल नेक्स्ट टाइम।